यस मैम। आप लोग पढ़ भी रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो ये चीजें? जैसे सुबह भी मैंने कहा था कि भाई आप लोग साथ साथ पढ़ेंगे तो आप लोग को फटाफट से याद होती जाएंगी चीजें। 1 महीना बचा है हम लोगों का इसका एकेडमिक्स का। 31 दिसंबर लास्ट ईयर और शायद से 10 जनवरी के बाद एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा और जो 15 फरवरी तक चलेगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए, अब 1 ही महीना बचा है प्रॉपर एकेडमिक्स का। आई थिंक ये तो हो भी चुका था ना काफी कुछ। दीक्षा कहाँ तक पढ़ लिया था बताओगे मुझे? हाँ, बेनिफिट्स एंड डिक्लेरेटरी थ्योरी हो चुका था हम लोगों का, है ना? क्रेडिट्स में यहाँ पे डिस्कस हो गया था, जजेस है ना, ये भी हो गया था। लिमिटेशन ऑफ द थ्योरी, हाँ यहाँ से शायद हम लोग को स्टार्ट करना था। देखिए अगर हम ये बात करते हैं, अगर हम ऐसा मानते हैं कि भाई जजेस लॉ बनाते हैं, है ना, बट कैसा है कि अगर जजेस लॉ बनाते हैं तो जजेस के पास कितना पावर है ये बहुत मैटर करता है ना। लिमिटेशन की अगर हम बात करें कि भाई जजेस कितने किस हद तक जा सकते हैं, उनका लिमिट क्या है, रूल्स रेगुलेशंस और पावर्स अगर हैं कि किसी भी पर्टिकुलर रूल पर वो लॉ, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए अगर वो लॉ बनाते हैं, कोई रूल्स बनाते हैं, तो वो रूल्स किस लिमिट तक जाएंगे, क्या गवर्नमेंट को किस तरह के इंस्ट्रक्शंस देने का राइट उनको है। तो यहाँ पर एक ये जो प्रॉब्लम है, ये बेसिक प्रॉब्लम है। जरूरी एज इट इज, जैसे कि अभी हम लोग का टॉपिक है जुडिशियल प्रेसिडेंट। अब अगर कोई न्यायिक निर्णय इस तरह का है जिस पर कि हम लोग सिर्फ इतना मानकर चलते हैं कि अगर कोई जुडिशियल डिसीजन है उस डिसीजन को फॉलो करना, गवर्नमेंट अगर पर्टिकुलर उस पर एक्ट नहीं है तो उस पर एक्ट बनाया जाएगा, वी नो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स उसके बारे में मानेंगी, उससे फॉलो करेंगे, है ना। पर इन सब के साथ सबसे मेन चीज जो है, द जजेस हैज नो पावर टू इग्नोर और ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द स्टैट्यूट्स। ऑलरेडी अगर जैसे एक चीज आप लोगों को पता है या नहीं, पेरेंट एक्ट और एक्ट, मतलब ये शायद आपने डॉक्ट्रिन पढ़ी होंगी आर्टिकल 13 की, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 13 शायद आप लोगों ने पढ़ा हो, जिसमें आप लोगों ने डॉक्ट्रिन पढ़ी है, जिसमें कि वो सारी चीजें क्लियर कर दी गई हैं कि स्टेट के साथ स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे होंगे, और उसी के साथ ये भी कि कहाँ पर किस लिमिट तक कभी रूल्स बनाए जाते हैं तो किस लिमिट तक उसे हम, याद है सभी को डॉक्ट्रिन, बहुत सारी डॉक्ट्रिन है उसमें, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो, नहीं भी पढ़ा है तो इंटरप्रिटेशन वाला एक सब्जेक्ट रहेगा जिसमें आपको सारी चीजें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आर्टिकल 13 एक बार आज जरूर पढ़ना सभी लोग, है ना। तो उस आर्टिकल 13 में जिस तरह के रूल्स बताए हैं तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के हैं कि यहाँ पर लिमिटेशंस हैं कि आप किस तरह के कुछ लिमिट से किस तरह से बाउंडेड हैं। इसी तरह सेम चीज है कि जजेस के पास कितना पावर है, वो किस लिमिट तक जाकर अपने जुडिशियल डिसीजन में किस लिमिट तक जाकर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट को कितना ज्यादा इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं या फॉलो दे सकते हैं। जैसे ही इज ड्यूटी बाउंड टू इन्फोर्स द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लिविंग टू द लेजिस्लेशन टू डील विद द अनप्लीजेंट consequence for foreseen at the time of passing the act। मैं यहाँ पर एक चीज और आप लोगों को बताना चाहूंगी, जैसे आप लोगों को याद हो अगर तो एक, जैसे अगर हम किसी एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल होने की बात करते हैं तो एक्ट अगर है तो इट इज कॉल्ड पेरेंट एक्ट, है ना। अब अगर मान लीजिए कि उसी में कोई चेंजेस हुए हैं, अमेंडमेंट हुआ है, अब उस पोर्शन की अगर हम बात करते हैं और पर्टिकुलर पोर्शन की अगर बात है तो यहाँ जो चीजें हैं वो क्या हैं कि अगर कोई स्टैट्यूट कितना कॉन्स्टिट्यूशनल है कितना नहीं है, क्योंकि जजेस की अगर हम बात कर रहे हैं या जजेस के लिमिट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ तो उनको ये भी पावर है जुडिशियल रिव्यू का। अब अगर जुडिशियल रिव्यू का पावर है तो उनके पास ये भी पावर है कि वो पर्टिकुलर किसी एक्ट को, या तो पूरे उसे पेरेंट एक्ट बोला जाता है, मूल अधिनियम जिसे हम कहते हैं, या तो मूल अधिनियम को, या अब क्योंकि यहाँ पर ये डाइसी की
डाइसी ने अपने लिमिटेशंस बताए। बट अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे यहाँ तो है जुडिशियल रिव्यू अमेरिका में है, इंडिया में है, तो यहाँ पर हमारे पास ये पावर भी है कि अगर आपको कोई एक्ट ऐसा लगता है जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस पार्ट पर आप उसे रिपील कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं, है ना। बट यहाँ पर जो लिमिटेशंस बताई हैं, इन लिमिटेशंस के साथ ये भी बोला गया है, इस पावर के साथ ये भी बोला गया है कि यहाँ पर जजेस के पास ये लिमिट्स भी हैं। अब देखिए यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू वाला पार्ट तो डेफिनेटली पावरफुल है, पर क्या जजेस अपनी लिमिट से बाहर जाकर कोई डिसीजन दे पाएंगे? डेफिनेटली नहीं। यहाँ पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो इंडिया में भी है, चाहे हमारे पास ये पावर है। इसी तरह an authoritative president limits the law making power of the judges। अब लॉ एक डिसीजन कोई दिया गया है, उसके रेफरेंस में गवर्नमेंट कितना पार्ट उससे लेती है और किन किन चीजों के लिए किस तरह से एक्ट बनाती है, ये डिपेंड करता है आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी पर, न कि जजेस पर, है ना। क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए पर्टिकुलर रूल्स बनाने वाला जो पार्ट है वो तो आज की डेट में भी हमारे पार्लियामेंट के पास है। इसी तरह जुडिशियल लेजिस्लेशन इज restricted to the fact of the case placed before the judges, which is the outcome of an accidental course of litigation, or only the ratio decidendi, and not the obiter dicta has a binding force and authority of law। हाँ, ये तीनों चीजें भी हम लोगों को पढ़नी थी, किसी को याद नहीं रहा आई थिंक कि हम लोगों को ये चीजें भी पढ़ना है, याद रखिएगा अभी लेक्चर के लास्ट के पहले। तो इस तरह हमारे यहाँ अगर हम एज ए लॉ मेकर ये मानते हैं कि हमारे जजेस लॉ मेकर भी हैं, तो यहाँ उनके साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। दे हैव नो पावर कि वो प्रॉपर जिस तरह से पार्लियामेंट में रूल बनता है इस तरह का रूल्स नहीं बनाया जा सकता है। और इसी के साथ अगर उन्होंने कोई जुडिशियल डिसीजन दिया है तो यहाँ उसकी ऑथेंटिसिटी, देखिए उसके पीछे एक रीजन मैं आपको बताऊं, मैंने एक एग्जांपल पहले भी आपको दिया था अगर याद हो तो। 3 जजेस की बेंच ने कोई एक डिसीजन दिया, 5 जजेस की बेंच ने उसे पलट दिया, देन उससे 7 जजेस की बेंच ने पलट दिया, देन उसे 9 जजेस की बेंच ने पलट दिया। अभी क्या हुआ? स्टेबिलिटी हुआ क्या? नहीं। तो उनका जो लॉ मेकिंग पावर है वो कैसा रहा? एक तरह से अनसर्टेन हो सकता है यहाँ पर कुछ टाइम पे। और इस तरह के तो आपने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जांपल्स भी देखे हैं, पढ़े हैं, केस लॉज देखे हैं, है ना। तो यहाँ जब इस तरह की चीजें होती हैं तो वो एज ए लॉ मेकर उस पार्ट पर कि जजेस हमारे यहाँ पर एज ए लॉ मेकर है, उस पार्ट पर वो चीज स्टेबल नहीं है। तो ये जो पार्ट है ये हमारे यहाँ एज ए लॉ मेकर जो जुडिशियल प्रेसिडेंट का जो मेन पार्ट है या जो आपका रियलिस्टिक थ्योरी वाला जो पार्ट है उसे कवर अप करता है पूरा लिमिटेशंस के साथ। फिर हायरसी ऑफ द कोर्ट्स हमारे यहाँ है ही, सीक्वेंस है पूरा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आप नहीं लिखेंगे, यहाँ सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स ही लिखना जरूरी, मतलब कैसा लिखेंगे? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय। जब हम अधीनस्थ न्यायालय लिखते हैं तो उसमें हमारे लघु न्यायालय, सिविल न्यायालय मीन्स जिला कोर्ट और राजस्व न्यायालय, ये सब उसमें शामिल होते हैं। एक मिनट मैम, एक्सक्यूज मी, नाउ आई कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं तो ये हमारे यहाँ एज इट इज एप्लीकेबल है। और सबसे खास चीज कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन दिया गया है तो उस डिसीजन को हाई कोर्ट को और सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को मानना कंपलसरी है। यहाँ कोई इस चीज के लिए डिनाई नहीं कर सकता। एक मिनट में यहाँ इन चीज़ों को डिनाई नहीं किया जा सकता कि कोई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के डिसीजन को डिनाई नहीं किया जा सकता। देखिए अब है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए, वैसे तो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, बट ओबिटर डिक्टा और ये जो 2-3 मैगजीन्स हैं
पहले ये और देख लीजिए एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। एक बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है इन चीज़ों से, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इशू भी है कि क्या जजेस के या जो जुडिशियल प्रेसिडेंट वाला पावर है, पावर ही बोलेंगे क्योंकि एक तरह का लॉ बन जाता है। तो कई सारे लॉ, मैंने बार बार बोला है आर्टिकल 21 आप यहाँ पर ध्यान रखिए। आर्टिकल 21 जब हम देखते हैं तो देखते हैं ना कई सारे लॉज आज भी हमारे पास ऐसे ही हैं जो कि हमें लॉ जुडिशरी से मिले हैं। आपके लिए तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ने एक आर्टिकल बना दिया था, पर कई सारे हमारे बहुत ही अच्छे ऑनरेबल जजेस रहे हैं जिन्होंने उन चीज़ों को इस तरह से डिस्क्राइब किया। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है कि हमारे राइट्स को एक्सप्लेन किस तरह से किया जाए और उसके लिए किस तरह के फेवरेबल डिसीजन दिए जाएं जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए, इवन हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे। और ये आप सभी लोगों ने PIL से जुड़े हुए सारे केसेस आई थिंक पढ़े हैं। आप देखेंगे जब भी आर्टिकल 21 आप देखेंगे आपको ये जुडिशियल प्रेसिडेंट वाला पार्ट बार बार रिकॉल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप जब देखते हैं देयर इज सर्टेनिटी इन द लॉ। ये आपके एडवांटेज के अलावा डायरेक्टली आप लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो कि हमें डायरेक्ट यहाँ से मिलते हैं। फिर अब उसके पीछे जो रीजन है, एक गाइडलाइन है। अब जैसे मान लीजिए कि पार्लियामेंट को एक छोटी सी चीज है समझने वाली, जैसे कि पार्लियामेंट की अगर हम बात करें, थोड़ा सा एक जनरल डिस्कशन है ये। जैसे मान लीजिए हमें बार बार आप लोगों को कई बार मैंने एक्सप्लेन किया होगा कि लॉ बनाने में सबसे पीछे जो एक मेन रोल प्ले होता है वो होता है सोशल ऑर्डरिंग का, है ना। सोशल ऑर्डरिंग क्या होती है कि हमारे समाज की क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार विधि बनाई जाए। अब ये विधि बनाए जाने के लिए क्या हम पार्लियामेंट में जाके वहां का डोर नॉक करेंगे कि हम आम जनता पर्टिकुलर इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो अब हमारे लिए इस चीज के लिए लॉ बनाया जाए? ऐसा तो नहीं होता है। हमारे लीगल मीन्स हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव को हम चाहे आप बता दें, बट क्या पॉसिबल होता है कि हाँ आपने कहा और आपके लिए लॉ बन गया? नहीं। बट अगर उसकी बजाय हम ये करते हैं कि हम कोई एक PIL कोर्ट में दायर करते हैं, उस PIL के थ्रू आपने आपकी पर्टिकुलर समस्या को जुडिशरी के सामने रखा है, और जब हम अपनी उस प्रॉब्लम को वहां पर रखते हैं तो हमारे लिए यहाँ ये आ गया एक मिनट मैंने मोबाइल कनेक्ट किया हुआ है। कहाँ थे हम? कहाँ थे हम? मैम आप PIL का बता रहे थे। हाँ, तो PIL में जितनी भी चीजें हम देखते हैं ये होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाना। अब यहाँ ऐसा तो नहीं है कि प्रॉपर बुक लेकर बैठते हैं पढ़ाते हैं, जो जो चीजें सीक्वेंस में जुड़ती चली जाती है आप लोग को एक्सप्लेन करते हैं, नेटवर्क का इशू अननेसेसरी आ जाता है। PIL से रिलेटेड जितनी भी चीजें आप देखेंगे, तो हाँ मैं एक एग्जांपल दे रही थी ना आपको। हाँ अब देखिए क्या होता है, अब उस कंडीशन में जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे लिए वो ज्यादा इजी है। अब अगर यहाँ पर सोशल ऑर्डरिंग के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे थे, अब यहाँ पर्टिकुलर कोई प्रॉब्लम, जैसे कि आप आर्टिकल 21 देखेंगे तो कई सारे ऐसे, सुनील बत्रा और ऐसे कितने सारे केसेस हैं जिन लोगों ने पब्लिक के लिए काम किया है और पब्लिक के लिए इस तरह की PIL लगाई है, तो वहां पर कितनी चीजें शॉर्ट आउट हुई। शॉर्ट आउट होने के साथ क्या हुआ, वो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकला, साथ ही उसके लिए प्रॉपर लॉ बना, है ना, और वो लॉ एप्लीकेबल हुआ। अब अगर वो एप्लीकेबल हुआ तो यूनिफॉर्मिलिटी है, सर्टेनिटी है। अब उसके पीछे हम अगर सोर्स देखें तो हमारे लिए सोर्स क्या होगा, डेफिनेटली जुडिशियल प्रेसिडेंट होंगे। इसी के साथ एक चीज और, अब इसे डिसएडवांटेज में लेना है, एडवांटेज में लेना है, डिपेंड करता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी को एक चीज में और समझना, जैसे ओवर रूलिंग। श्रद्धा, ओवर रूलिंग क्या होता है? श्रद्धा है ना क्लास में? अनुष्का? यस मैम।
ओवर रूलिंग क्या होता है बेटा? कोई और चीजें पता हो? आर्शिया? जो सुपीरियर अथॉरिटी होती है उन्हें कहीं ना कहीं रिजेक्ट करना या फिर उन्हें डिसअलाउ करना, डिसअलाउ करना या उस निर्णय को पलट देना जो कि ऑलरेडी दिया गया है। ठीक, अब अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो डेफिनेटली हम दो तरह से उसे ले सकते हैं। या तो ये कि शायद अगर कोई गलत डिसीजन हो गया है, अगर ओवर रूलिंग नहीं होता तो उस गलत डिसीजन को मान लेना क्या होता कि हमें अब उसे मानना ही है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर ओवर रूलिंग का पार्ट है तो हम कई सारे ऐसे डिसीजन को चेंज कर सकते हैं जो कि आज के टाइम के लिए सूटेबल नहीं है, सही नहीं है, और इसी के साथ अगर उसमें कोई कमी है तो हम उसे बदल सकते हैं। बहुत अच्छा एग्जांपल इसका है आपका केशवानंद वाला केस, कि जब इसमें चेंजेस वाली बात हुई थी कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में चेंज किया जा सकता है, देन बार बार उस पर जितने भी डिस्कशन हुआ, उसके बाद फाइनली हुआ कि नहीं, वो आधारभूत ढांचा है और उसमें चेंजेस नहीं किया जा सकता है। तो अगर इस तरह के डिसीजन को पलटने का राइट न हो तो यहाँ पर आप उसे फ्लेक्सिबिलिटी वाले पार्ट को पॉजिटिव मैनर में भी देख सकते हैं और नेगेटिव। तो यहाँ हमें उसे दोनों तरह से समझना है। आप देखिए, जैसे जो एग्जांपल मैंने अभी दिया था उसी के फेवर में इस चीज को पढ़िएगा। जुडिशियल प्रेसिडेंट इज प्रैक्टिकल इन नेचर, इट इज बेस्ड ऑन रियल फैक्ट्स अनलाइक लेजिस्लेशन। अभी बेसिक जो सोसाइटी का प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम्स को जानने के बाद उनके फेवर में दिए हुए डिसीजन जो कि इन फ्यूचर लेजिस्लेशन में या विधान में कन्वर्ट होते हैं, और वो लेजिस्लेशन हमारे लिए फेवरेबल होता है। क्यों? क्योंकि वो बेसिक प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करता है। Disadvantage: difficulties can arise in deciding what the ratio residency is, particularly if there are a number of reasons. अगर हम निर्णयानुसार की बात करें, रेशियो रेसिडेंसी की बात करें, तो कई बार उसके अनुसरण में या उन फैक्ट्स को डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है। फिर कई बार हमारे कोर्ट में जो वेटिंग पीरियड फॉर अ केस टू कम टू कोर्ट फॉर अ पॉइंट टू बी डिसाइडेड, ये वाला बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कई सारी PIL, हम लोग, मैंने जैसे इजीली बोला कि भाई हमारे लिए ये ज्यादा इजी है कि हम कोर्ट में जाकर किसी पर्टिकुलर चीज के लिए PIL लगा दें, बट क्या उसका डिसीजन आज के आज हो जाएगा? क्या वो आज ही डिसाइड हो जाएगी? उसके फेवर में कुछ महीनों में डिसीजन आ जाएगा, लॉ बन जाएगा? नहीं है ऐसा, है ना। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा पार्ट है हमारी जुडिशरी का। हमारे यहाँ जुडिशरी को बहुत सारे पावर्स हैं, जिसमें कि जुडिशियल रिव्यू इंक्लूडेड है, जुडिशियल प्रेसिडेंट इंक्लूडेड है, हायरसी ऑफ कोर्ट्स इंक्लूडेड है, कि हर एक व्यक्ति को कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना है ना। बट कब होगा? जब उस पर डिसीजन होगा। अब अगर डिसीजन ही नहीं, पेंडेंसी है, तो डेफिनेटली है ना, सिंपल सी चीजें हैं इसमें। इसके अलावा आप लोग खुद क्रिटिक्स कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर इतना कुछ नहीं लिखा है। जैसे मैं प्रैक्टिकल फैक्ट्स आपको बताऊं तो एक चीज ये होता है, सभी लोग अब इतने मैच्योर हैं कि आप लोग पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट सभी का होगा। आप लोगों को याद हो अगर तो दीपक मिश्रा, जो हमारे पुराने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, उनके ऊपर इम्पीचमेंट फाइल किया गया था। और इम्पीचमेंट जब लगाया गया उसके बाद ये बोला गया क्योंकि पर्टिकुलर गवर्नमेंट जब जो सत्ता में थी वो उनके फेवरेबल है, इस कारण से वो सक्सेसफुल नहीं रहा। तो एक चीज ये होती है कि ये प्रैक्टिकल डिसएडवांटेज मैं आपको बता रही हूँ। प्रैक्टिकल इसलिए क्योंकि इस तरह की चीजें होती है कि कई बार केसेस के डिसीजन गवर्नमेंट के फेवरेबल है या नहीं, इस पार्ट पर भी लिए जाते हैं। समटाइम्स ये जो पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है, ये जुडिशरी पूरी तरह से इससे नहीं बच पाता, और कई बार फिर डिसीजन इस तरह के आते हैं, देन बाद में उन चीजों को चेंज किया जाता है, और उसके बाद फिर तो ये बार बार की जो फ्लेक्सिबिलिटी वाला प्रॉब्लम है, और कई बार फेवरेबल जजेस का होना, क्योंकि अपॉइंटमेंट का प्रोसेस आपको पता है, फेवरेबल अगर है और कोई किसी स्टेट के डिस्प्यूट से या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिस्प्यूट से, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक
उस पर्टिकुलर पार्टी को ये होप रहता है कि उनके फेवरेबल डिसीजन होने चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा डिटेल में हम इसे इसलिए नहीं लिख सकते, बट हाँ समझ तो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं कि टाइम बीइंग आपके बायसनेस वाला जो पोर्शन है फॉर पॉलिटिकल पार्टीज इवन गवर्नमेंट, इस तरह की चीजें भी समटाइम्स कुछ डिसीजन पर इस तरह की चीजें भी आ जाती हैं। चाहे हम जुडिशरी का, क्योंकि हमें यहाँ पर यही मानकर चलना है कि भाई हमारी जुडिशरी जो है फियरलेस है और फेयर है, बट समटाइम्स इट हैपेंस, है ना। तो एक और चीज मुझे यहाँ आपकी डिस्कस करनी थी, एक तो हमें हाँ वो ओबिटर डेप्टा, किसी को तीनों का मतलब समझ आया आपको, किसी को नहीं समझ आया तो मैं रिपीट समझा दूं। देखिए ओबिटर, हाँ मैम समझा दो, है ना। ओबिटर डिक्टा मैंने कल परसों हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए क्या होता है जब कोई डिसीजन दिया जाता है, तो अब अगर हम बात करें कि डिसीजन अभी आप लोग जैसे सीपीसी में पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने देखा है जजमेंट के ग्राउंड्स क्या होते हैं, वो पूरा का पूरा प्लीडिंग, है ना। उस पूरी की पूरी प्लीडिंग में जो जो चीजें हैं वो एज इट इज उसमें बता दी गई हैं, और जो आपके इश्यूज होते हैं उस इश्यूज के बिहाफ पर आपका जजमेंट दिया जाता है। अब जब इस तरह का निर्णय दिया जाता है तो वो हर एक चीज वहां मेंशन कर दी जाती है, जबकि हम अगर जजमेंट की डेफिनेशन देखते हैं सीपीसी के सेक्शन 2 में, तो क्या बोला गया है, स्टेटमेंट ऑफ जजेस, एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो यही कहा गया है, जबकि स्टेटमेंट कथन हमें किसे कहना चाहिए, जो कि बोला गया है, जबकि जजमेंट को तो राइटिंग में भी पूरा 10 पेज का 4 पेज का जितना भी होगा उसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर जब इस तरह की चीजें जो कि जजमेंट से थोड़ी डिफर है और जिनमें की उन सभी चीजों को एक तरह का डिक्लेरेशन हम बोल सकते हैं, एक तरह का स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं, जो कि उस निर्णय का आधार है भी और नहीं भी, मतलब उसका अंश नहीं बोल सकते, उसका पार्ट नहीं बोल सकते, बट होता है ना कि जब कोई डिसीजन दिया जाता है तो उस डिसीजन को देने के साथ कुछ स्टेटमेंट जो जजेस के होते हैं वो हमारे लिए ओबिटर डिक्टा कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जजेस के अपने तर्क होते हैं, वितर्क होते हैं, ओपिनियन होता है, उन्होंने उस पूरे केस को जब स्टडी किया और उसका जजमेंट दिया तो उन्होंने उससे रिलेटेड क्या क्या चीजों को देखा, समझा, इस तरह के जो स्टेटमेंट होते हैं वो अपने ओबिटर डिक्टा की कैटेगरी में आते हैं। पर ये किसी भी तरह से ऑब्लिगेशन नहीं है कि उन चीजों को आपको मानना है। जैसे मेरा एक ओपिनियन है ना, मैंने कोई जजमेंट दिया है, मेरा ओपिनियन है, अभी मेरा ओपिनियन हो सकता है दूसरों से डिफरेंट हो, है ना, तो जरूरी नहीं है आप उसे माने। तो यहाँ पर सिर्फ न्यायालय जब अपने तर्क के प्रवाह में कुछ ऐसे सिद्धांत को बोल देते हैं जिसका कि कोई बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं है, बट अपने एक फीलिंग्स को रखते हैं, उन चीजों को ये माना जाता है कि वो ओबिटर डिक्टा की कैटेगरी में लिए जाते हैं। यहाँ पर उसके लिए कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, क्योंकि हमेशा आप लोग याद रखिए जो भी जजमेंट होता है उस जजमेंट को राइटिंग में जो बोला गया है वही वैल्यूएबल है। जजेस के ओरल स्टेटमेंट इतने मैटर नहीं करते हैं जब तक की चीजें राइटिंग में ना हो। इवन चाहे समन्स हो, वारंट हो, आज्ञप्ति हो, एग्जीक्यूशन हो, सभी चीज आप देख ही रहे हैं ना। तो यहाँ पर ये सारी चीजें राइटिंग में है, इसीलिए इनका वैल्यू है। फिर निर्णयाधार, रेशो डेसिडेंसी, उस निर्णय के आधार, ग्राउंड्स, और इसी के साथ एक और था हमारा रेशो डेसिडेंसी के अलावा एक और क्या था, सबको बोला था मैंने एक बार नोट डाउन करके रखना। मैम निर्णयानुसरण का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ निर्णयानुसरण, स्टेट, पर उसको है ना, देखो प्रवीण तुमको याद उसको उस डॉक्ट्रिन के नाम से ही करना है बेटा, है ना। डॉक्ट्रिन को हम चेंज नहीं कर सकते, उसका नाम नहीं बदल सकते। आप उसका हिंदी मीनिंग समझ सकते हैं, हिंदी मीनिंग आप उसका लिख सकते हैं, पर आप उसे अलग नाम नहीं दे सकते। मतलब हिंदी में आप लिखेंगे देन साथ में आपको उसको ओबिटर डिक्टा लिखना है, आपको रेशो डेसिडेंसी लिखना है, तो इस तरह से आपको चीजें मेंशन उसी तरह से करनी है। स्टेयर डिसीज नोट डाउन कर लो, अभी भी नहीं किया है तो। 3 डॉक्ट्रिन है इसमें आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेयर डिसीज DECISIS, डॉक्ट्रिन ऑफ ओबिटर डिक्टा OBITERDICTA,
डॉक्ट्रिन ऑफ रेशियो डेसिडेंटी, RATIO DECI एंड DI, इनके सभी के सामने एक बार फिर से हिंदी लिख लेना प्रवीण। निर्णयानुसरण, निर्णयानुसरण में आप यहाँ पर जब हमने इसके काइंड्स पढ़े थे तो सभी को याद होगा परस्यूनेस, कि किन चीजों का अनुसरण किया जाएगा। तो क्या हमारे यहाँ पर निर्णयों का अनुसरण किया जाता है? तो यस, सुप्रीम कोर्ट का होगा, देन डेफिनेटली हाई कोर्ट को फॉलो करना है। बट दिल्ली हाई कोर्ट का है तो क्या मद्रास हाई कोर्ट उसको फॉलो करेगा? नहीं, ये इसी के कंसर्न में है। फिर ओबिटर डिक्टा, जजमेंट की कुछ ओपिनियन जो कि उस निर्णय का आधार नहीं है पर उसके कंसर्न में बोले गए ओरल स्टेटमेंट जिनकी की ऑब्लिगेशंस नहीं होती है। और रेशियो डेसिडेंटी, उस निर्णय का आधार जो किसी व्यक्ति के जो भी पर्टिकुलर उस एक्ट से रिलेटेड है और उसके आधार पर जो डिसीजन दिया गया है। तो यहाँ पर ये तीनों चीजें थोड़ा थोड़ा सा लिख के रखिएगा, याद रखिएगा। उसका रीजन ये है कि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स वगैरह में बहुत पूछे जाते हैं और सबसे सिंपल सी चीज है कि आप लोग लॉ के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये वाला PDF में आज ही आप लोगों को शेयर कर दूंगी, तो आप लोग इसे ठीक से रीड भी कर लीजिएगा। अब देखिए, ये जो है जैसे मैंने बोला, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई जुडिशियल प्रेसिडेंट का कितना क्या लिमिट है, मतलब उसकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, क्या वो हमेशा एज इट इज रहेगा। इफ 2 judges bench find a judgment of a 3 judges bench to be incorrect, that it can not be followed in any circumstances, keeping view of judicial discipline and propriety, the proper course is to refer the matter before it to be another bench of 3 judges। केस का नाम आपके सामने है। इसमें बहुत सारे केस लॉज है तो आपको और बहुत सारी चीजें इसमें समझ में आ जाएगा। जैसे इट इज इम्परमिसिबल फॉर अ हाई कोर्ट टू ओवररूल द डिसीजन ऑफ द अपेक्स कोर्ट ऑफ द ग्राउंड दैट द सुप्रीम कोर्ट लैड डाउन लीगल पोजीशन विदाउट कंसिडरिंग एनी अदर पॉइंट। हाई कोर्ट कैन नॉट क्वेश्चन द correctness of the decision of the Supreme Court even though the point sought before the High Court। ये वाला केस आप इसमें देखिएगा। कई सारे इसमें केस लॉज, मैंने इसीलिए इसका प्रॉपर एक PDF बनाया था क्योंकि PPT में इतना सारा मैटर नहीं होता है और अभी आप लोगों के लिए चीजें डिटेल में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ जब आप डिटेल में चीजों को पढ़ते हैं, नहीं तो मैं भी एक एक लाइन का PPT बनाकर आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास स्टडी मटेरियल होगा तो कुछ तो आप पढ़ेंगे। और क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑलरेडी आप लोग प्रॉब्लम में हैं, सफर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इतना भी मैटर होगा तो शायद बुक उठाए ना उठाए, मोबाइल से ही कभी पढ़ ले। तो यहाँ पर ये कुछ केस लॉज मैंने डाले हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। और इसके साथ मुझे थोड़ा सा एक डिस्कशन और करना था इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपका मींस ज्यूरिस्प्रूडेंस का। देखिए, एक चीज समझिएगा, कुछ चीजें कैसी होती है, बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट। क्या हमारे जैसे ये एक्सपेक्टेशन वाला इसी के रिलेशन में है, थोड़ी सी चीजें समझना। इसमें क्या होता है, कुछ चीजें कैसी होती है कि वो बंधनकारी है या नहीं है, ये बहुत मैटर करता है कि क्या बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट। अब मान लीजिए कि मैंने ये कहा कि कोई एक डिसीजन हुआ जिस पर इग्नोरेंस ऑफ स्टेट्यूट किया गया, विधि की अनभिज्ञता या विधि को इग्नोर कर दिया गया और उसके कंसर्न में कोई डिसीजन दिया गया। अब क्या वो बाउंडेड होगा, वो उसके ऊपर वो बंधनकारी होगा क्या? क्यों प्रवीण? बताओ मुझे, कोई भी है? सब लोग सुनाई दे रहा है? अरे अंशिका,
ये जनरल डिस्कशन इसलिए है, जनरल नहीं है आपके बुक का ही, आप बुक खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। बस मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अगर मान लो ये हुआ कि हाई कोर्ट ने कोई ऐसा ऑर्डर किया अंशिका जिसमें उन्होंने लॉ का इग्नोरेंस कर दिया, तो क्या वो बंधनकारी होगा या उसका मीन्स वो बाइंडिंग फोर्स ऑफ प्रेसिडेंट की कैटेगरी में आएगा? यस मैम आएगा। श्योर हो? यस मैम। विधि की अनभिज्ञता मतलब मैंने ये कहा है, जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जो हमारी स्टेट्यूट के अगेंस्ट है, देन क्या हाई कोर्ट उसको मानेंगे? डेफिनेटली वो इनकार नहीं कर सकते। डेफिनेटली कर सकती है। आप इन चीजों को याद रखिए। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इवन अगर ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कोई ऐसा डिसीजन दिया है जो सुप्रीम कोर्ट ने ही बाद में उसके जैसे कि कोई ऐसा डिसीजन है जो गलत है, जिसमें इग्नोरेंस हुआ है या कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी है दोनों के बीच, तो भी यहाँ उस चीजों को एप्लीकेबल किए जाने के लिए फिर से क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि इसे क्यों माना जाए जबकि यहाँ पर इसमें इतना बड़ा लूप होल है। तो यहाँ पर अगर कोई चीज सडन उस पर क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है कि अगर यहाँ लॉ को इग्नोर किया गया है, स्टेट्यूट को इग्नोर किया गया है, या इनकंसिस्टेंसी है, या वो कहीं से अनलॉफुल है, या उसमें प्रॉपर इश्यूज नहीं बनाए गए हैं, ग्राउंड्स नहीं देखे गए हैं, फैक्ट ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या फैक्ट ऑफ इशू, फैक्ट ऑफ लॉ या फैक्ट ऑफ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट या क्वेश्चन ऑफ लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, इस तरह की चीजों को के लिए क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है। और यहाँ पर इन चीजों को मानने के लिए बाउंडेशन रहे जरूरी नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि ये सर्कमस्टेंसेस से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर हर एक क्वेश्चन पे क्वेश्चन अराइज हो ऐसा नहीं है। ये कब होगा, जब इस तरह की कोई चीज बनाई गई है या कोई ऐसा डिसीजन दे दिया गया है जिसमें मैंने स्पेसिफिक जैसे 2-3 चीजें बोली, इनकंसिस्टेंसी, डिसीजन के बीच कोई विसंगति है, या फिर कुछ ऐसा है जिसमें कि आपने जो पर्टिकुलर इन्फोर्सेबल लॉ है जो कि आपका चल रहा है उसे ही आपने इग्नोर कर दिया है, आपने फैक्ट्स के अगेंस्ट कोई डिसीजन दिया है, आपने इश्यूज के अगेंस्ट कोई डिसीजन दिया है, उस कंडीशन में इस तरह के जो भी डिसीजन होंगे उस पर क्वेश्चन अराइज किया जा सकता है, और चाहे वो बंधनकारी होंगे या नहीं होंगे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही ये माना जाएगा कि ये सब ऑर्डिनेट कोर्ट के लिए बंधनकारी होंगे। ठीक है, क्लियर? तो ये थोड़ी सी चीजें, जुडिशियल प्रेसिडेंट वाला पार्ट आज कंप्लीट होता है, थोड़ा डिटेल में आप लोग पढ़ लीजिएगा। और ये चीजें कैसी हैं, ये आपको कई सारा नॉलेज भी देती है, मतलब आप लोगों को कई सारी चीजें इसमें याद होती हैं कि हाँ इस तरह का प्रोसीजर है। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, बता दीजिए लेक्चर में या कॉल पर। क्लियर? चलिए अटेंडेंस दे देना मुझे। थैंक यू।